चलो बेटा, हमारे मॉडल पेपर का सेक्शन ई रह गया था ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी, वो तो देखो सिंपल है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, है ना। कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक, एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं, दैट इज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सिंपल सी है ना। ठीक, ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि डिराइव कर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव करोगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फिर तीसरे पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है कि हम कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तो C डैश जो होगा वो कितना होगा बेटा? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। ठीक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स, दो प्लेट्स है बेटा, सिमिलर है, प्लस सिग्मा, सिग्मा की क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इन एयर। और बोला ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? d डिस्टेंस दूर है। तो बताओ इनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? फील्ड एट द पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स एंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लेट्स। तो देखो ध्यान से बेटा, इस प्लस की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट से इसको नाम देते हैं हम 1 और इसको नाम देते हैं 2। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है, माइनस की वजह से भी दूर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो क्या हो गया? E1 हो गया, E2 हो गया। ठीक, अब हमसे कोई पूछे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो E इनसाइड कितना होगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो E1 प्लस E2 किस तरफ होंगी? ये इस तरफ, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अच्छा बेटा, E1 की वैल्यू कितनी होती है? गॉस लॉ में हमने डिराइव किया था ना, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा? देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया नेगेटिव प्लेट थी या तो आपने पॉजिटिव क्यों लिया? नेगेटिव की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर ली ना, तो नेगेटिव का जो रोल था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करने में शो कर दिया। ठीक है, अभी डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड को निकाल के जोड़ दिया, तो ये किस तरफ होगी बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। फिर उन्होंने बाहर की तरफ किधर होगी? तो बेटा अगर मान लो हम इस वाले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की वजह से किधर होगी? इस तरफ होगी। दिस इज E ड्यू टू पॉजिटिव वाला P बोल देते हैं। और माइनस की वजह से किधर होगी? देखो इस तरफ होगी, E ड्यू टू नेगेटिव। तो अगर हम बोले आउटसाइड द प्लेट जो होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी, है ना। आउटसाइड द प्लेट अगर हमसे कोई पूछे E आउटसाइड, EO, है ना, तुम क्या लिख देंगे बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर दो। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या बोलोगे? इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, और आउटसाइड द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उल्टा बोल दिया क्या? इनसाइड जो होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसके सेकंड पार्ट में बेटा बोला गया है फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखो इनसाइड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में डी। तो ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो हर कोई जानता है, क्या होता है बताओ? Q बाई बी, और वहां से सॉल्व करिए कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। केवल 3 फॉर्मूले पूछे थे, है ना। पहले पार्ट में मेहनत थी, बाकी तीनों पार्ट आसान थे। इसके बाद देखो क्या बोले क्वेश्चन में बेटा, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r एंड 2r आर चार्ज्ड सो दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दो स्फीयर्स है बेटा हमारे पास, है ना। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस इससे बड़ा है, दैट इज 2r। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा दे रखी है। इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कंडक्टिंग वायर इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो एंड वाई। तो बेटा देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने पूछा किस, अगर इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं
तो कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा और क्यों? देखो कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर इतना ध्यान हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब आर की जगह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख देते हैं। अब बेटा क्यू कैसे निकालोगे, तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा इंटू ए, तो के ऐसा ही रहने दो, क्यू की जगह कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन में आर, तो कितना हो जाएगा, देखो के इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, एक आर से एक आर कट गया तो कितना आ गया बताओ, के सिग्मा 4 पाई आर, या हम कह सकते हैं 4 के सिग्मा पाई आर, ये आ गया है ना। दूसरे वाले को पोटेंशियल निकालते बेटा, अगर इसमें निकालें तो कितना होगा, अगेन देखो फॉर्मूला B इज इक्वल टू के क्यू बाई आर लगाएंगे, के ऐसे रहेगा, क्यू की जगह क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा इंटू इसका एरिया डिवाइडेड बाय आर की जगह कितना लिखोगे 2r, क्योंकि इसका रेडियस 2r है ना, ठीक। अभी कितना आ जाए, देखो k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस कितना है इसका 2r है बच्चा, तो 2r का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2r, एक 2r से एक 2r कट गया तो बताओ कितना आ गया 8k, अच्छा 4 2 जा 8 है ना, 8k सिग्मा पाई आर। मतलब बेटा किसका पोटेंशियल बड़ा है, इसका 4k सिग्मा पाई आर, इसका 8k सिग्मा पाई आर, तो बड़े वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इतना लिखने के बाद क्या लिख दोगे, पोटेंशियल ऑफ लार्जर स्फीयर इज मोर एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर स्फीयर, हेंस द चार्ज फ्लोज फ्रॉम लार्जर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर। समझ आ गई बात, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक। हमसे पूछा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो यूजिंग गॉस थ्योरम। तो जो 3 एप्लीकेशन नहीं पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, उनमें से एक एप्लीकेशन पूछ ली इन्होंने, पहली बात तो। अच्छा दूसरी बात बेटा हमसे क्या पूछी इन्होंने कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो देखो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है ना, ऐसे एक डायग्राम बना देना, जहां बेटा पॉसिबल हो प्लीज डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम से नंबर्स एकदम पीक कर जाते हैं ना, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बेटा मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होती है बेटा Q बाई L, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q बाई L, लैम्डा से डिनोट करते हैं, डिफाइन कैसे करोगे, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर होगी बात की नहीं। इसके बाद बेटा डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, अगर आप नहीं करो तो फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लेना बेटा, है ना, फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ठीक बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसका डेरिवेशन करना है ना। डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। उन्होंने पूछा टॉर्क कितना लगता है जब भी कोई डाइपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अगेन देखो डायग्राम बन सकता है तो बना दो। मान लो बेटा ये डाइपोल है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने -q, यहाँ पे क्या लिख दिया +q, एंगल कितना है मान लो थीटा, तो इस पर कितना टॉर्क लगता है, तो हम बोले टॉर्क लगता है PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला लिख देना है। फिर क्वेश्चन ने पूछा है एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू बेटा लिखोगे आप P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक बात। अभी क्वेश्चन ने बोला है इसके आगे एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। अब देखो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो टॉर्क जो होती है ना वो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो टॉर्क एक्ट्स ऑन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये डायरेक्शन लिख देंगे। उसके बाद पूछा व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटा ऐसे लिखोगे, इसका आंसर थ्योरेटिकल हम बताते हैं। इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, हेंस डाइपोल विल रोटेट एज वेल एज मूव फॉरवर्ड। समझ में आया, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स भी लगेगी,
नेट फोर्स लगने की वजह से डाइपोल आगे भी बढ़ेगा और गोल गोल भी घूमेगा, तो हम क्या बोलेंगे, नेट अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो डाइपोल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों करेगा। समझ में आ गई बात? चलो, हाँ, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू पी एंड एंटी पैरेलल टू पी। अब देखो, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बोला है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बना लो पहले। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसी होती है, एक जगह कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो रही होती है। अब मान लो यहाँ पे हमने एक डाइपोल बना दिया, ठीक, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एक डाइपोल बन रहा दिख रहा है ना इसमें, एक क्या है माइनस क्यू और एक क्या है प्लस क्यू, ठीक। अब इन दोनों डाइपोल को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो डाइपोल है दोनों ही एक ही डाइपोल है ना, अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे पैरेलल टू द फील्ड तो टॉर्क नहीं लगेगी, क्यों, थीटा हो जाएगा जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क तो जीरो रहेगी बट नेट फोर्स इंक्रीज्ड, नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगी ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेट फोर्स इंक्रीज होगा तो किस तरफ इंक्रीज होगा बेटा, देखो प्लस क्यू पे फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में लगती है और माइनस क्यू पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगती है, तो अगर हम फील्ड बढ़ाएंगे तो ये किस तरह मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझ में आया? ओके, माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल की, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर फील्ड इसी डायरेक्शन में पैरेलली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, डाइपोल की डायरेक्शन भी है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो डाइपोल मोमेंट पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो डाइपोल किधर जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में ही चला जाएगा, ठीक। इसको सुनना एक बार फिर से, फिर याद कर लेना कि अगर डाइपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो लग रही थी, उस नेट फोर्स की वजह से डाइपोल आगे की तरफ बढ़ेगा, बट नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि थीटा जीरो हो गया पैरेलल टू द फील्ड की वजह से, है ना। अच्छा, फिर उन्होंने बोला एंटी पैरेलल रखेंगे तब क्या होगा, एंटी पैरेलल, देखो बेटा एंटी पैरेलल के केस में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन 180 जीरो, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, अगेन जीरो। तो मतलब अगर एंटी पैरेलल रखा तब भी टॉर्क तो जीरो रहेगा बट फोर्स इंक्रीज करेगा, बट इस बार कैसे इंक्रीज करेगा, अपोजिट टू द फील्ड। तो इसी को लैंग्वेज में लिख दोगे कि अगर एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू द फील्ड लगेगी, hence dipole will move opposite to the field but the net torque acting on the dipole is zero, इतना लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब पी साइड ऑफ द डाइपोल, ये पी साइड है बेटा, ये एन साइड, ये हमारा कौन है, डिप्लीशन रीजन है ना, जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो कैसा होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। रिवर्स बाइस कब होगा फिर, जब हम पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो जो बनता है वो कैसा होता है, रिवर्स बाइस्ड होता है। ऐसा डायग्राम बना दोगे ना और ये वाली बात लिख दोगे, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड देन इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। When the positive terminal of the battery is connected to N side of the diode, then it is said to be reverse biased, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम बना देना है। फिर क्वेश्चन पूछा, हाउ इज इट यूज्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन विद द सर्किट डायग्राम। इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बता दी, नोट्स में लिखिए ना, फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बता देनी है। क्लियर होगी वाली बात? चलो नेक्स्ट, predict the effect on the electrical properties of a silicon crystal at room temperature if every million silicon atom is replaced by an atom of indium, ठीक, given concentration of silicon ऐसा। अच्छा, तो बेटा जब हमने सीबीएसई वाला पेपर किया था ये वाला क्वेश्चन वहां पे भी आया था, लेट्स अंडरस्टैंड इसको भी। बेटा क्वेश्चन ने बोला कि हमने इंडियम से डोपिंग कराई है ना किसी एक सिलिकॉन क्रिस्टल में, और डोपिंग जो कराई है वो किस तरह से कराई है, लेट मी टेल यू। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज करिए ना बेटा, आपको दे रखे 5 × 10⁻28 एटम्स। टोटल इसके अंदर जो चार्ज करिए है वो कितने हैं बेटा, 5 × 10⁻28 है पर मीटर क्यूब इंट्रिंसिक। अच्छा Ni नहीं है बेटा, ये सिलिकॉन के एटम्स दे रखे हैं, ठीक है।
इतने सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट है। Ni की वैल्यू अलग से दे रखी है, देखो Ni कितना दिया है इन्होंने, Ni दिया है बेटा जी 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये Ni दिया है। एक और बात दे रखी है बेटा, क्या दिया देखो, He क्या होता है, यूनिट देखो इसकी मीटर क्यूब पर वोल्ट से। अच्छा ये बेटा मोबिलिटी दे रखी है, एक्स से डिनोट किया इन्होंने 0.135 मीटर क्यूब पर वोल्ट सेकेंड। और बेटा एच दे रखा है, होल कितना दे रखा है 0.048 मीटर क्यूब पर वोल्ट सेकेंड, एच दे रखा है। ठीक, अब समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमने 1 मिलियन ऑफ डोपिंग कराई है, मतलब ये हुआ कि 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में एक इंडियम डोप किया है। कितना किया, एक इंडियम। तो बेटा एक एटम में कितना हो जाएगा, अगर एक एटम में निकालेंगे तो 1/10⁶। ठीक, हमारे पास देखो हमारे पास इतने एटम्स हैं, तो हम बोले 5 इंटू 10⁻28 एटम्स ऑफ सिलिकॉन किसके बराबर होगा, 1/10⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻28, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो हमने कितने की डोपिंग कराई बेटा इंडियम में, 5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ इंडियम इसके अंदर डोप की है। ये तो समझ में आया ना, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना आ जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, इंडियम कौन से वाले ग्रुप का है, बैगन, आलू, गाजर, इनको, यही तो है इंडियम। और ये कौन सा वाला ग्रुप है बेटा, जो होल क्रिएट करता है ना, इसका मतलब इतने इंडियम एटम डाले आपने, एक एटम एक होल क्रिएट करेगा, तो हमें नंबर ऑफ होल्स मिल गए क्या, कितने हो गए बताओ, नंबर ऑफ होल्स हो गए 5 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक, Ni इतना दे रखा है, NH इतना दे रखा है, क्या हम Ne निकाल सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है बताओ बेटा, Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। Ni कितना है हमारा 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, Ne हमें निकालना है, NH कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻22। चलो बेटा Ne निकालो, कितना हो जाएगा देखना, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 स्क्वायर कर दिया इसका ना, और नीचे कितना आएगा बेटा 5 इंटू 10⁻22, काटो इसको 0.3 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करना देखना कितना आ जाएगा, 15×3 = 45 है ना बेटा, 0.45 आ जाएगा, इंटू में 10 दी पावर कितना बचेगा बेटा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे 4.5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। अच्छा, मतलब जब हमने डोपिंग करा दी तो इतने होल्स क्रिएट हो गए और इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट, जाहिर सी बात देखो इलेक्ट्रॉन बहुत कम है होल के कंपैरिजन में, तो 10⁻22 या 10⁹ तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया बोलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया ना। अभी क्वेश्चन ने बोला है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर। तो हमसे बोला है बताओ इसकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा प्रॉपर्टीज कुछ और नहीं, इसको हटा देता है ना, ये पूछ रहे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी डोपिंग करने से क्या हो जाएगी, बट हम क्या लिख देंगे, आफ्टर डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर गेट्स इंक्रीजेस, हेंस when this silicon atoms are doped with indium atom, then the conductivity of semiconductor gets increased। ठीक है, बस ये वाली बात लिख देनी। अच्छा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। इतना निकालने के बाद ये वाली बात लिख देनी, ठीक बेटा। चलो नेक्स्ट, consider two coherent source S1 and S2 producing monochromatic waves to produce interference pattern, let the displacement of the wave produced by this and this। अच्छा बेटा दो वेव्स दे रखी है हमें ना, लेट्स सी, तो कितना छोटा सा पेपर इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है ना, तो आपको इसको बस एक बार अटेम्प्ट कर लेना है। अगला पेपर बेटा हम आज ही रात को डाल देंगे, ठीक, तो उनको अटेम्प्ट कर लेना, 5 पेपर कर लेंगे हम लोग, बहुत है बेटा। इन्होंने देखा देखो y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 कितना दिया बेटा देखो a cos ओमेगा t प्लस 5, ऐसा कुछ दे दिया है ना। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो पहले का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का a है, इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड भी a, दोनों के बीच में कितने का एंगल है, यहाँ ओमेगा t, यहाँ ओमेगा t प्लस 5। होता बताओ, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये डायग्राम बना दोगे, अब इसके बाद ये लिख दोगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट a1 की जगह कितना बेटा a ही है, a स्क्वायर प्लस 2a cos फाइव। तो देखो कितना आ जाएगा, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाइव। तो ए रिजल्टेंट देखो किसके बराबर बेटा, 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या बाहर, कॉमन ले लो, अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस cos फाइव। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला 1 प्लस cos फाइव जो है ना, इसका मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है 2 cos 5/2, 2 cos 5/2। 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर 5/2 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ जा रहा है बेटा, 2 2 जा 4, ए स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। देखो बेटा सबके ऊपर स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ए के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और ये कितना बच जाएगा cos 5/2। ये हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। सही बात है, आसान था। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला और बता दो, तो ध्यान से लिखना, क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेटा अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रिजल्टेंट का स्क्वायर, है ना। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, तो आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए आर स्क्वायर। तो अगर हम ए आर स्क्वायर की वैल्यू पूछेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल के डाल दें, आई आर इज इक्वल, यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कांस्टेंट आ गया। अब कितना आएगा बेटा, देखो 2a सॉरी इसका स्क्वायर करना है ना बेटा, तो 2a cos 5/2 का स्क्वायर कर दो, तो आई रिजल्टेंट कितना आ जाए, देखो k इंटू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब हम रेशियो करते तो k और k कट जाता, तो हम k को उठा के 1 पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी याद रखो ना, एग्जाम है हमारा, ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना। कितना आ जाएगा ये, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। ये एक्सप्रेशन और प्रूफ करना था, ठीक। इतना करने के हमें मिल रहे थे कितने नंबर, 5 नंबर। नेक्स्ट देखो बेटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशियो 2:1। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज इन द इंटरफेरेंस फील्ड। लेट मी टेल यू बेटा, लास्ट क्वेश्चन देख लो जरा जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोले, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज इन द रेशियो दिस। देखो हमें दे रखा है a1/a2 की वैल्यू दे रखी है 3/1, ठीक। अभी हमसे पूछा मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। बेटा इसका फॉर्मूला हमने याद किया था, I max to I minimum, बताओ क्या था किसका फॉर्मूला, ये था r + 1/r-1 का होल स्क्वायर, ऐसे याद किया था ना। चलो जो r कितना है बेटा हमारा, r क्या होता है, a1/a2 को r कहते थे क्या, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 1, 3 - 1 का स्क्वायर, है ना। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 - 4/2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4/1। तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना आ गया बेटा 4:1, बस इतना सा। फिर क्वेश्चन ने बोला है रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड भी बता दो। तो बेटा ए मैक्स किसके बराबर होता है, देखो ए मैक्स होता है a1 + a2, और ए मिनिमम कितना होता है, ये होता है a1 - a2, ठीक। आर के टर्म्स में भी इसका वैल्यू फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आर के टर्म्स में लिखो, आर के टर्म्स में ना ये होता है r + 1/r-1। आर क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लेना। आर क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो, कितनी वैल्यू इसकी 3, तो 3 + 1/3 - 1 कितना आ जाएगा बताओ 4/2, 2। तो रेशियो कितना आ गया बेटा इसका 2:1। लास्ट में डब्बे में आंसर को पैक करना है, ठीक है। ओके तो निकल गया, बस इतना ही था। तो ये था हमारे सेक्शन ई, ठीक। बाकी आज हम दूसरा पेपर भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप तब तक इसको कर लो, ओके।